नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज सैटरडे है और आज के दिन हम लोग जनरली मेंस से रिलेटेड पढ़ते हैं कुछ चीज़ों को। वीडियो शुरू होगा उससे पहले मैं 2-4 मिनट आपका लूँगा, जिसमें आपको मैं आगे की दिशा तय करने के लिए बोलूँगा कि किस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो फैसला आया है और जो ये आंदोलन हुआ है, 100 दिनों से अधिक का आंदोलन था, इससे किसको क्या मिला? तो बहुत सारे शिक्षकों को नाम मिला है, पहचान मिली है, सभी को कुछ न कुछ प्राप्त हुआ है, कुछ वकीलों को भी मिला है, न्यूज़ चैनलों को भी मिला है। अगर किसी को कुछ नहीं मिला है तो वो मासूम 71 बीपीएससी 70 बीपीएससी की तैयारी कर रहे वो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा आस लगा करके बैठे हुए थे। सिस्टम इसी हिसाब से काम करता है। आपको कोर्ट में केवल कहानियाँ नहीं बल्कि सबूत भी पेश करना पड़ता है। सबूतों को लेकर भी आपको पता ही है कि फरवरी महीने में किस प्रकार से माहौल बनाया गया, जबकि था कुछ भी नहीं। आज आपको सब लोग यही बोलते हुए मिलेंगे कि सबूत नहीं था हमारे पास। इन सब चीज़ों में अगर आप उलझे रहेंगे तो एक और वर्ष आपका निकल करके चला जाएगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, या मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर कोई डॉक्टर है या आपका शुभचिंतक है, वो शुभचिंतक कहलाता है या वो अच्छा डॉक्टर कहलाता है जो आपके लिए बेहतर हो वो आपको बोले, ना कि जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको मनपसंद हो वही चीज़ें आपको खाने के लिए सजेस्ट करे। अगर डॉक्टर साहब आपको वही चीज़ें खाने के लिए बोलें जो आपको खूब अच्छा लगता है, भले ही आपके सेहत के लिए ख़राब हो तो वो सही डॉक्टर नहीं है, वो अपना बिल बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपको कोई डॉक्टर सही चीज़ सजेस्ट कर रहा है और भले आपको वो खाने में अच्छा ना लगता हो, पसंद नहीं हो, तो वही डॉक्टर आपके लिए सही होगा। ये मैंने आपको उदाहरण स्वरूप समझाया है, बच्चों जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझें चीज़ों को, तार्किक ढंग से सोचने समझने की शक्ति को डेवलप करें और अपने भविष्य के बारे में सोचें कि सही भविष्य मेरा किस प्रकार से होगा, सही भविष्य नौकरी प्राप्त करने से होगा और उसके दिशा में काम करना चाहिए। आप प्रयास कीजिए पढ़ने का, पढ़ाई शुरू कीजिए। किस प्रकार शुरू करें? अगर जिन्हीं का पढ़ाई छूट गया है, बीपीएससी की बात कर रहा हूँ, जीएस का सिलेबस डाउनलोड कीजिए, जीएस का सिलेबस डाउनलोड कीजिए और अपने चैनल पर भी है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस पर, एक एक टॉपिक करके पढ़ना शुरू कर दिया, टिक करके। उसका बुक लिस्ट वगैरह ही बता चुका हूँ, उस पर रिलेटेड आंसर राइटिंग कर लिया, एमसीक्यू लगा लिया, तो पढ़ाई आपका एक रिदम में आ जाएगा। टारगेट बना लिया कि अगले 7 दिनों में GS1 के हमें सारे टॉपिक करने हैं या GS2 के 10 टॉपिक करने हैं। इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। शुरू कीजिएगा ज़रूर, आप मुझे कोस लीजिएगा, लेकिन मैं आपके लिए जो सही होगा वही आपके मुंह पर बोलूँगा। अपना कोई भी लाभ नहीं जुड़ा हुआ है इन सब चीज़ों से, ना कोई कोचिंग चलता है, ना कोई बैच है, ना कोई ऑफलाइन क्लास चलता है, ना तो मुझे प्रचार करना है, ना पटना में वहाँ पर जाना है। अभी जब जाना था तब गया था। तो इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि पढ़ाई की तरफ में ध्यान दें। सभी के हाथ में कुछ न कुछ लगा है, आप ही का हाथ खाली रहा है केवल। तो अगली बार ऐसा ना हो, वो तभी होगा जब आप पढ़ेंगे और एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत में एक सवाल बता दूंगा, उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे दूंगा जिसको आप लिखेंगे। उसके बाद आज IR का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा? तो वो टॉपिक है अपना मिडिल ईस्ट और इंडिया, जो पूछने की संभावना 99% है आपके एग्जामिनेशन में। इससे पिछले वर्ष भी पूछा गया है, लेकिन इस वर्ष भी पूछा जा सकता है क्योंकि पूरे साल वो चर्चा में रहा है। इसका क्या नाम है? मिडिल ईस्ट इंडिया और इजराइल फिलिस्तीन का इंडिया पर प्रभाव और समाधान में भारत की भूमिका। इस टॉपिक को पढ़ेंगे और उसका सवाल भी मैं दूंगा ताकि आप लिखने का अभ्यास कर सकें। एक चीज़ और मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, 2 अप्रैल से अगले बुधवार से आंसर GS में तो अपना चल रहा है ऑलरेडी ग्रुप। निबंध लेखन को लेकर हम लोग नया शुरू कर रहे हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश में बेसिक से निबंध होगा। 2 महीनों का ही वो ग्रुप होगा, जिसमें 2 महीने निबंध लेखन होगा और अगर बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो आगे का हम लोग बढ़ाएंगे, 3 महीना तक ले जाएंगे उसको। सप्ताह में 3 दिन आपको निबंध मिलेगा, मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को। अगर आपको जुड़ना हो तो ज़रूर ही बताइएगा, निबंध का मॉडल आंसर भी उसमें मिलेगा आपको। पहले सवाल देखिए, उसके पश्चात से हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिटेल में ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। जो सवाल मैं दूंगा उसको भी, ये सवाल मैंने कल दिया भी था ग्रुप वगैरह में, उसका मॉडल आंसर भी आज दे दिया है। सभी ग्रुप में आपको मॉडल आंसर मिल जाता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र क्या है, भारत का इसके लिए आर्थिक और सामरिक महत्व क्या है, भारत सरकार इस क्षेत्र में किस तरह से अपने प्रभावों को बढ़ा रही है, क्या है सवाल। जब भी IR का या कोई भी सब्जेक्ट का सवाल आता है उसको खंडित किया जाता है अलग अलग भागों में।
इंडो पैसिफिक क्षेत्र क्या है, पहला सवाल हो गया। दूसरा है भारत का इसके लिए आर्थिक और सामरिक महत्व क्या है। हमारे पास दो ही महत्व पूछे गए हैं, आर्थिक और सामरिक, तो दूसरा हिस्सा ये हो गया। भारत सरकार इस क्षेत्र में किस तरह से अपने प्रभावों को बढ़ा रही, तीसरा हिस्सा ये हो गया। 3 हिस्सों में ये सवाल हमें लिखना है। जो इनको कुछ नहीं आता, सबसे पहला हेडिंग बना दिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र क्या है। हालांकि इंट्रो में कभी भी हेडिंग नहीं बनाते हैं, इंट्रो में कभी भी हेडिंग नहीं बनाते हैं, इंट्रो में कभी भी हेडिंग नहीं बनाते हैं। यहाँ पर ये मॉडल आंसर है, इसलिए इस प्रकार से लिखा हुआ है ताकि आप समझ सकें चीज़ों को। 3 भाग में सवाल पूछा गया है, 3 भाग में इसको डील करते हुए अंत करेंगे हम लोग। इंडो पैसिफिक क्षेत्र एक भू राजनीतिक भू आर्थिक अवधारणा है, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक अवधारणा है। ये वास्तविकता में एक क्षेत्र है जिसको नाम दे दिया हम लोगों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच के क्षेत्र को संदर्भित करता है। यह क्षेत्र अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर के अमेरिका के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है, जिसमें दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और बहुत बड़ा रीजन इसमें शामिल है। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, केवल आप ध्यान रखिएगा, हिंट दे रहा हूँ। इसका पूरा आंसर आप लिखने का प्रयास करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। पहला हिस्सा दूसरे सवाल का दूसरा हिस्सा का पहला भाग क्या है, आर्थिक और सामरिक महत्व। दूसरा हिस्सा है, इसका महत्व लिखना है, वो भी आर्थिक और सामरिक। जो पूछा है केवल वही लिखना है। आर्थिक महत्व क्या है, वैश्विक व्यापार का केंद्र है, ऊर्जा सुरक्षा भी इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे तेल वगैरह भी हैं और उनका आयात निर्यात भी होता है। आर्थिक सहयोग भी इसमें है, जैसे आरसीईपी जैसे बड़ी संस्थाएं इस क्षेत्र में इकोनॉमिक रूप से काम करती हैं। आसियान का भी नाम आप लिख सकते हैं, भारत की भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम आप लिख सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी के लिए काफ़ी बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में हमारे लिए है, हमारे लिए काफ़ी बड़ा महत्व है इसका। आरसीईपी के साथ हम नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन आसियान के साथ हमारा जुड़ाव है और उससे हमें काफ़ी बड़े स्तर पर मदद भी मिलता है। सामरिक महत्व क्या है, चीन के प्रभाव को कम करना, समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करना और भू राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाना। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रयास क्या क्या कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में क्वाड का हमने निर्माण किया है, जो इस क्षेत्र में क्या करेगा, हमारी सामरिक स्थिति को मजबूत करेगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को देख रहे हैं हम लोग। सागर पहल के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं आप। सैन्य और समुद्री सहयोग, नौसेना की सक्रियता बढ़ाई है, सामरिक साझेदारी भी हमने डेवलप की है। क्यों ये सवाल मैंने पूछा है, क्यों ये सवाल मैंने पूछा है, क्यों ये सवाल मैंने पूछा है, इसके कारण से पूछा है कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ में एफटीए कर लिया है, न्यूजीलैंड के साथ में एफटीए पर वार्तालाप कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के राष्ट्राध्यक्ष हमारे भारत की यात्रा पर भी आए थे। उसके अलावा मालदीव भारत के प्रधानमंत्री जी गए थे, वहाँ पर भी इंडो पैसिफिक की उन्होंने चर्चा की है। अमेरिका और जापान के साथ डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही पहली बैठक जो हुई है वो क्वाड की बैठक हुई है। तो क्वाड का जब भी नाम लेते हैं हम लोग, उस समय हमें किसका नाम लेना पड़ता है, इंडो पैसिफिक का नाम लेना ही पड़ता है। इसीलिए मैंने करवाया है। और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर मेंस अगर पेपर देखेंगे आप, तो वहाँ पर एक डेडिकेटेड सवाल ही पूछा गया है, इंडो पैसिफिक रीजन, भारत के लिए महत्व और भारत के प्रयास, इसी प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। तो आप उसको भी लिख सकते हैं। और भी जो मैंने कल सवाल दिए थे उसका भी मॉडल आंसर है इसमें। जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया वाला एक शानदार सवाल दिया था, छोटा सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। और जिनका 24 तारीख से शुरू ही हुआ है उनके लिए मैंने संथाल विद्रोह का सवाल दिया था, बहुत ही आसान सवाल। इस प्रकार के सवाल है, मैप जरूर इंक्लूड करते हैं, मैप के साथ आपको लिखना पड़ता है। चलते हैं अब आज के टॉपिक पर। आज के टॉपिक को जरा पढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं। इसको लिखने का प्रयास खुद से भी कीजिएगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको मैंने हिंट दिया और सवाल दे दिया है, कृपया करके इसको जरूर ही लिखें। देखिए आज का टॉपिक क्या, आज का टॉपिक है मध्य पूर्व में अशांति, भारत पर प्रभाव तथा इसका समाधान। क्यों हम लोग ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि पता ही है आपको कि इजराइल और फिलिस्तीन बहुत बड़े स्तर पर विवाद हुआ। बीच में डोनाल्ड ट्रंप जब आए तब शांति समझौते की तरफ में बढ़े। अब फिर से इजराइल क्या कर रहा है, तो अटैक किया है गाजा पट्टी को और एक एक दिन में 400 लोग मरे हैं। 400 लोगों का एक दिन मरना आपको कम लग रहा है क्या? इमेजिन कीजिए कि कोई फील्ड है आपके सामने, उसमें 400 लोगों की लाश रखी हुई है। आपको समझ में आ जाएगा कितनी सेंसिटिव चीज़ है ये। तो इसलिए चर्चा में है और भारत भी लगातार इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। भारत में जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता महोदय आते हैं और वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इसकी चर्चा जरूर ही करते हैं। इसको आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसलिए भी समझेंगे कि प्रीवियस ईयर बीपीएससी में भी ये सवाल पूछा गया है। मिडिल ईस्ट के बारे में पूछा गया है, इजराइल फिलिस्तीन का भारत से भी जोड़ करके पूछा गया है। मध्य पूर्व में अशांति और भारत पर प्रभाव, इसका समाधान। मध्य पूर्व जब हम बात करते हैं, दो टॉपिक है आज गुरु। एक तो है इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष
और भारत पर प्रभाव, भारत का समाधान। और दूसरा है मध्य पूर्व में अशांति और भारत पर प्रभाव तथा इसका समाधान। मिडिल ईस्ट जो है उसमें अरेबियन पेनिनसुला पूरा आ जाता है, ईरान इराक पूरे आ जाते हैं, सीरिया तक का आ जाता है। मेडिटेरियन सी तक का जो रीजन है अफ्रीकी कंटिनेंट में घुसने से ऊपर, अफ्रीकी कंटिनेंट के ऊपर और रूस के नीचे का जो हिस्सा है ये पूरा लगभग मिडिल ईस्ट कहलाता है। मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास के संघर्ष के अलावा भी संघर्ष हैं। शब्द अगर आपसे पूछा जाए मध्य पूर्व में अशांति तो केवल आप इजराइल फिलिस्तीन की बात नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है मिडिल ईस्ट तो आपको हूती विद्रोही की भी चर्चा करनी पड़ेगी, ईरान की भी चर्चा करनी है और बताना है किस प्रकार के और भी संघर्ष यहाँ पर हो रहे हैं। यमन की भी चर्चा करनी है, वहीं सीरिया की भी चर्चा करनी है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि इजराइल फिलिस्तीन जो संघर्ष है इसका क्या भारत पर प्रभाव है या इसका कारण क्या है, समाधान क्या है, तो उसमें केवल 2 ही देशों की चर्चा हमें करनी है। सवाल में अंतर समझ रहे हैं आप? वहाँ पर कंफ्यूज अगर हो जाएंगे तो फिर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। मध्य पूर्व में अशांति और भारत पर प्रभाव, इसका समाधान क्या है? मध्य पूर्व एक भौगोलिक क्षेत्र है जो दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। उत्तर पूर्वी अफ्रीका में इस क्षेत्र में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, सीरियाई गृह युद्ध, यमन संकट और ईरान सऊदी अरब के बीच तनाव जैसे कई सारे चीज़ें शामिल हैं। कौन कौन से हैं मुख्य रूप से? तो दक्षिण पूर्व यूरोप पूरा पहले भौगोलिक रीजन लिखा हुआ, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष है। सीरिया गृह युद्ध क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि सीरिया में बशर अल असद की जो सरकार थी उसको भगा दिया वहाँ के विद्रोहियों ने। अब वहाँ पर नए सरकार की स्थापना हुई है, जीत गए हैं वहाँ के जो विद्रोही थे वो, और वहाँ की जो पहले की सरकार थी उसको भगा दिया गया है, उस देश से भाग गए हैं वो लोग। उसके पश्चात से जो वहाँ के सरकार जो भागी उसके समर्थक और जिन्होंने सरकार पर अभी कब्जा किया है उन दोनों के बीच में भारी संघर्ष देखने को मिला। एक दिन में 1000 लोग तक मारे गए हैं। तो इस कारण से ये चर्चा में चल रहा है। यमन संकट आपको पता ही है, CIA के ऑफिसर्स सिग्नल ऐप, ये किसका है? तो एलन मस्क का है। सिग्नल ऐप है, जिस प्रकार से व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, उसी प्रकार सिग्नल ऐप है। तो इसी पर ग्रुप था उनका, किनका? CIA के और अलग अलग ऑफिसर्स का, अमेरिका के बड़े बड़े जो अधिकारी वगैरह थे शामिल थे उनका। वो इसमें चैट कर रहे थे, जैसे ग्रुप में आप लोग चैट करते हो ना, हंसी मजाक, उसी प्रकार से वो लोग भी चैट कर रहे थे। और यमन में हूती विद्रोही के जो टेररिस्ट वगैरह हैं उनको अटैक करने का वो लोग प्लान बना रहे थे, डेट तय कर रहे थे और हंसी मजाक भी कर रहे थे। ये लीक हो गया, ये लीक हो गया, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जो है ये लीक हो गया पूरा सिग्नल से। तो इस लीक के कारण से भी चर्चा में है कि किस प्रकार से यमन में अमेरिका की भूमिका है और किस प्रकार से वहाँ पर हूती विद्रोहियों से अमेरिका टारगेटेड किलिंग करके निपट रहा है। और ये हमें ज्ञान देते हैं खालिस्तान को लेकर के। तो ठीक है, ज़रा समझिएगा इस चीज़ को कि क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या इसका महत्व है, जिससे भारत भी शामिल है। भारत के लिए यह क्षेत्र आर्थिक, रणनीतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आर्थिक, रणनीतिक और सामाजिक दृष्टि। इस नोट में हम मध्य पूर्व अशांति कारण, भारत पर इसके प्रभाव और संभावित समाधानों पर चर्चा करेंगे। मध्य पूर्व में अशांति के प्रमुख कारण क्या हैं? ऐतिहासिक व धार्मिक विवाद है। धार्मिक रूप से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संघर्ष उलझा हुआ है और कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं है यहाँ पर। इस्लाम धर्म को मानने वालों के बीच में ही सबसे ज़्यादा तनाव है यहाँ पर। हाँ, एक जगह है इस्लामिक और नॉन इस्लामिक में, वो है इजराइल आपका। बाकी अगर आप सीरिया में देखेंगे तो शिया सुन्नी का मुख्य रूप से विवाद है। ईरान में भी देखेंगे और सऊदी अरब के बीच में भी तो शिया सुन्नी का मुख्य रूप से विवाद है। और सीरिया में तो ये भी था कि भाई सरकार जो थी वो शिया समर्थक थी, ईरान समर्थक थी, और जो वहाँ की जनता है वो उस सरकार को नहीं चाहती थी। शिया सुन्नी संप्रदाय के बीच धार्मिक तनाव, विशेष रूप से ईरान सऊदी अरब के बीच राजनीतिक अस्थिरता, तानाशाही शासन, भ्रष्टाचार, लोकतंत्र की कमी, ये जो है ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी समस्या है। अरब स्प्रिंग का नाम जानते हैं क्या? अरब स्प्रिंग कहा जाता है जब अरब में बहुत सारे देशों में लोगों ने क्या किया, तो प्रदर्शन किए और वहाँ की जो सरकार थी, जो तानाशाही सरकार थी, उसको उखाड़ करके फेंक के उन्होंने लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की। इसी को अरब स्प्रिंग नाम दिया जाता है। लेकिन अमेरिका के छत्र छाया में बैठे बहुत सारे अरेबियन कंट्री जैसे सऊदी अरब, UAE, बहरीन वगैरह जो हैं, ये सारे के सारे बच गए क्योंकि इनको अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। बाकी मिस्र जैसे देश जहाँ पर तानाशाही थी उसको उखाड़ करके फेंक दिया गया। अब तो सीरिया भी समाप्त हो गया है।
आर्थिक असमानता यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तेल संपन्न सऊदी अरब, यूएई, गरीब देश यमन और सीरिया के बीच असमानता के कारण भी यहाँ पर संघर्ष उत्पन्न होते हैं। बेरोजगारी और गरीबी के कारण युवाओं में असंतोष है। बाहरी हस्तक्षेप, अमेरिका, रूस और अन्य शक्तियों का क्षेत्रीय संघर्ष में दखल है। जैसे सीरिया में रूस और अमेरिका की भूमिका के कारण से युद्ध और भी ज़्यादा बढ़ा ही है, युद्ध और भी ज़्यादा गंभीर हो गया था। रूस जो है वो वहाँ की जो तानाशाह सरकार थी उसको समर्थन देता था, अमेरिका जो वहाँ के विद्रोही गुट थे उनको समर्थन दे रहा था। दोनों के बीच में युद्ध हो रहे थे, मारे जा रहे थे सीरिया के लोग। हथियारों की आपूर्ति और प्रॉक्सी युद्ध यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। संसाधन पर नियंत्रण को लेकर भी यहाँ पर युद्ध है। तेल और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों पर कब्जे की होड़ है। जल संसाधन जैसे टिग्रिस, यूफ्रेटस नदियों को लेकर भी विवाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। ये वीडियो आपको देर से मिलेगा क्योंकि इतने सारे शब्द मैंने यूज़ किए जो यूट्यूब पर चेक करते हैं, फिर वो आधे घंटे 1 घंटे मेरे वीडियो को चेक करेंगे। जैसे मैंने कई बार आतंकवाद जैसे शब्द यूज किए हैं तो उसको डिटेल में चेक करते हैं, तो इसलिए वीडियो आपको देर से मिलेगा। जल संसाधन, मध्य पूर्व अशांति भारत को कई स्तरों पर प्रभावित करती है। भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका? आप जिसके घर से, मान लीजिए जिस दुकान से आप गैस सिलेंडर मंगाते थे, वो दुकान जो है वो बंद हो जाए, उस पर रेड पड़ जाए, उस दुकान में आग लग जाए, तो फिर आपको कहीं और जाना पड़ेगा सिलेंडर लाने, या तो फिर क्या होगा भाई, या तो दिक्कत हो जाएगी आपको कि अब कहाँ जाएं, कुछ न कुछ तो दिक्कत होगा ही। वही चीज़ भारत के साथ भी होगा। ये सब भारत के सिलेंडर की दुकानें हैं जहाँ से हम तेल लाते हैं। अब इससे अच्छा उदाहरण और मैं क्या दूँ आपको, इन सब में आग लगा हुआ है तो हमारे लिए तेल क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं भारत के, ख़ास तौर से बिहार के, यूपी के, दक्षिण भारत के, पूरे संपूर्ण भारत से मान लीजिए, लेकिन उत्तर भारत के बहुत ज़्यादा लोग इन देशों में काम करते हैं। दक्षिण भारत के भी हैं। नर्सिंग सेक्टर में दक्षिण भारत की महिलाएं बहुत बड़े स्तर पर काम करती हैं यहाँ पर। तो वो सब जो लोग यहाँ पर काम करते हैं वो भी भारत के ही हैं। तो जैसे यहाँ पर युद्ध फैलता है, भारत सरकार को प्लेन लेकर जाना पड़ता है लोगों को निकालने के लिए। तेल आपूर्ति और मूल्य में उतार चढ़ाव, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा मध्य पूर्व, सऊदी अरब, इराक, यूएई से आयात करता है। संघर्ष के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत का आयात बिल बढ़ता है, जिससे महंगाई और व्यापार घाटा बढ़ जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा वो बिगड़ जाता है। ये नहीं बिगड़ना चाहिए, ये बिगड़ता है तो हमारी इकोनॉमी पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। प्रवासी श्रमिकों की आय, 90 लाख से अधिक भारतीय मध्य पूर्व विशेष रूप से खाड़ी देशों में काम करते हैं। अशांति कारण नौकरियां खतरे में पड़ जाती है, जिससे प्रेषण रेमिटेंसेज में कमी आ जाती है। जो हमें वो कमा करके डॉलर भेजते हैं ना, जिससे अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट बना हुआ रहता है, उसमें कमी आ जाती है। 2023 से भारत को डॉलर 111 बिलियन का प्रेषण प्राप्त हुआ, जिसमें खाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान होता है। फिर से ध्यान रहे, अभी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, इसके बाद एक और पढ़ना है, इजराइल फिलिस्तीन पढ़ना है, ये मिडिल ईस्ट पढ़ रहे हैं। रणनीतिक प्रभाव, समुद्री सुरक्षा, मध्य पूर्व से होकर गुजरने वाले समुद्री मार्ग, हॉर्मुज जलडमरू मध्य, स्वेज नहर भारत के व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हूती विद्रोहियों ने जब लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों पर अटैक करना शुरू किया था तो भारत में इन्फ्लेशन की समस्याएं पैदा हो रही थी। यमन के हूती विद्रोह जैसे समुद्र समूहों द्वारा समुद्री हमले से व्यापार बाधित होता है और भारत को अपनी नेवी को वहां पर लगाना पड़ता है, तो उसका भी खर्चा होता है। ईरान के साथ संबंध, ईरान के साथ हमारे संबंध जो रहे हैं वो हमेशा अच्छे रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है अमेरिका के द्वारा। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पिछलग्गू नहीं बनना चाहते हैं, एकमात्र कारण है ये, अगर डिटेल पढ़ेंगे तो। सऊदी अरब, यूएई, इस जैसे ये जो बड़े बड़े देश दिखते हैं, ये अगर अमेरिकी की सरकार बोले तो सब कुछ ये करने को तैयार हो जाए, जबकि ईरान का वैसा नहीं रहा है। ख़ासतौर से 1980 में, 1979 के पश्चात से, जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है परिवर्तन, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। संपूर्ण क्रांति जेपी का हुआ था, उसका परिवर्तन का नारा दिया गया था। तो रिवॉल्यूशन हुआ, इस्लामिक रिवॉल्यूशन, जिसके पश्चात से कट्टर इस्लामिक कानून को ईरान में लागू किया गया। उसके पश्चात से अमेरिका और ईरान के संबंध खराब हो गए, कभी एक दूसरे के बहुत करीबी संबंध हुआ करते थे। सामाजिक व मानवीय प्रभाव, प्रवासियों की सुरक्षा, युद्धग्रस्त क्षेत्र यमन, सीरिया में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत को ऑपरेशन राहत 2015 में चलाने पड़े थे। आतंकवाद का खतरा, आईएसआई जैसे आतंकी संगठनों को बढ़ावा मिला है जो भारत में सक्रियता बढ़ा सकते हैं और भारत के युवाओं, खासतौर से केरल, दक्षिण भारत के युवाओं में, खासतौर से केरल में लोगों को ऑनलाइन उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और कई सारे युवा भारत के भाग करके इसमें शामिल होने जाते थे पहले। अब तो इस संगठन का नामो निशान नहीं है, कुछ हद तक तो जीवित है ही।
सारे आज मैं अजीबोगरीब नाम ले रहा हूँ, ये मेरे वीडियो को लंबा खींचेंगे आज चेक करने में। राजनयिक प्रभाव, भारत को इजराइल और अरब देशों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से संतुलन बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है भारत के लिए। चेक बैलेंस करना, चेक और बैलेंस इसको कहा जाता है। आपने एक सुना है क्या, चिकन नेक का नाम सुना है क्या? किसी दिन समझाऊंगा डिटेल में, आईआर का छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो। भारत को इजराइल अरब देशों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। संतुलन क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि दो पक्ष हो जाते हैं, एक है इजराइल, एक है ईरान। ईरान और इजराइल, इन दोनों के बीच में अगर संघर्ष होता है, दोनों एक दूसरे के अस्तित्व से भी दोनों एक दूसरे के नकारते हैं कि इजराइल चाहता है ईरान को मिटा दे, ईरान चाहता है इजराइल को मिटा दे। इस तरह की शत्रुता है और भारत के दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। इजराइल से हम बहुत बड़ी मात्रा में हथियार खरीदते हैं। वहीं पर पहले स्थान पर भारत का रूस है, रूस के बाद फ्रांस है, फ्रांस के बाद इजराइल ही है जिससे सबसे ज़्यादा हम हथियार खरीदते हैं। वहीं ईरान में हमारा चाबहार पोर्ट है और ईरान के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमें अफगानिस्तान पहुंचने के लिए रास्ता प्रदान करता है। और पाकिस्तान और ईरान के संबंध उतार चढ़ाव वाले रहते हैं। ईरान के साथ हमारे संबंध ऐतिहासिक हैं और काफ़ी शानदार माने जाते हैं। आर्थिक उपाय, ऊर्जा का विविधीकरण, कि हम दूसरा गैस सिलेंडर का दुकान ढूंढ लें। ऊर्जा विविधीकरण का मतलब यही है। दूसरा हम गैस सिलेंडर का दुकान ढूंढ लें या तो अपने घर पे ही कुछ हम गैस इकट्ठा करके रखने लग जाएं या कुछ बनाने लग जाएं, बायोगैस संयंत्र लगा ले घर पे। भारत को रूस, अफ्रीका घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता बढ़ानी चाहिए ताकि मध्य पूर्व पर निर्भरता कम हो। प्रवासियों के लिए वैकल्पिक अवसर, भारत कौशल विकास के सृजन को बढ़ावा दे करके जो प्रवासी यहाँ पर जाते हैं उनको हम जाने से ही रोक दें या कहीं और चले जाएँ वो। राजनीतिक उपाय, भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ा करके हिंद महासागर, अरब सागर व्यापार मार्गों की रक्षा कर सकते हैं। चाबहार प्रोजेक्ट को हम गति दे सकते हैं जिससे ईरान के साथ अगर ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो जाता है तो संपूर्ण मिडिल ईस्ट और यहाँ तक अफगानिस्तान तक के लिए हमारे लिए रास्ता बिल्कुल आसान हो जाए। कूटनीतिक उपाय क्या क्या कर सकते हैं? मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है भारत मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। ईरान, सऊदी अरब में दोनों से हमारे अच्छे रिलेशन हैं। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से हमारे अच्छे रिलेशन हैं। इन दोनों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है जिससे क्या हो, जिससे युद्ध का जो पैमाना है वो कम से कम हो जाए एक हद तक। मानवीय और सामाजिक उपाय भी किया जा सकता है। प्रवासियों की सुरक्षा, संकट के समय त्वरित निकास के लिए आपातकालीन योजनाएं तैयार करना जो कि भारत सरकार ने समय समय पर किया भी है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करना। अब भारत अरब लीग जैसे संगठनों के साथ सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ा सकता है। ये था आपका पहला टॉपिक। सवाल क्या पूछेगा? सवाल आपसे क्या पूछेगा? सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि मिडिल ईस्ट में अशांति के क्या कारण हैं। ध्यान रहे, अगर मिडिल ईस्ट पूछा जाए तो केवल इजराइल और फिलिस्तीन की चर्चा करके मत आ जाइएगा एग्ज़ाम में। वहाँ पर आपको इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, ईरान के साथ जो अमेरिका का आजकल हो रहा है टसन, वो उसकी चर्चा करनी है। यमन गृह युद्ध की चर्चा करनी है, आपको सीरिया की चर्चा करनी है। और पूछेगा कारण क्या है उसके, तो कारण मैंने आपको बताए हैं। असमानता है, राजनीतिक रूप से अस्थिरता है, तानाशाही है, लोकतंत्र का अभाव है, भ्रष्टाचार है, संसाधनों का असमान वितरण है। अमेरिका रूस का इन्फ्लुएंस भी है, बाहरी इन्फ्लुएंस जिसको कहा जाता है। समाधान क्या हो सकता है तो वो भी मैंने आपको बताया। भारत पर प्रभाव भी मैंने आपको बताया है। कृपया करके अब इनको आंख मूंद करके लिखने का प्रयास करें कि किस प्रकार से इसको लिखें। अगला टॉपिक है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, भारत पर प्रभाव और समाधान है भारत की भूमिका। ये अगला टॉपिक है आपके लिए। क्या है इसमें प्रभाव, कारण क्या रहे इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के? फिलिस्तीन नहीं है दरअसल में, यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन इस बार नहीं हो रहा है। एक गुट है हमास जो हिंसक गुट है, उसके बीच में हो रहा है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष मध्य पूर्व के सबसे पुराने जटिल विवादों में से एक है। 1948 में इजराइल के गठन के साथ शुरू हुआ था ये, और यह संघर्ष क्षेत्रीय नियंत्रण, धार्मिक स्थलों विशेष रूप से यरूशलेम, दोनों पक्षों के राष्ट्रीय आकांक्षाओं के इर्द गिर्द घूमता है और एक दूसरे को दोनों देखना नहीं चाहते, मिटाना चाहते हैं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का संक्षिप्त इतिहास, 1947 में फिलिस्तीन को यहूदी इजराइल और अरब फिलिस्तीन राज्य विभाजित कर दिया गया। यहूदी इजराइल और अरब फिलिस्तीन एक ही देश था। पहले अरब लोगों का देश था वो बहुत पहले 1000 साल 2000 साल पहले वहाँ पर यहूदी मूल के लोग रहा करते थे। ओल्ड टेस्टामेंट का नाम सुना है आपने? अब्राहमी धर्म जानते हैं क्या होता है? यूपीएससी इंटरव्यू में पूछा गया था एक बच्चे से कि अब्राहमी धर्म क्या होता है। अब्राहमी जिसमें मूल रूप से इस्लाम हो गया, उसके बाद से जूइस हो गए, ये और ईसाइयत भी हो गए, ये सभी के सभी अब्राहमी धर्म में आते हैं।
जिनमें कॉमन एक फैक्टर होता है। तो इस प्रकार के धर्म जो हैं वो अब्राहमी धर्म है। इन तीनों का मुख्य भूमि क्या है, तो वो इजराइल है वर्तमान का। तो इसीलिए ये जो क्षेत्र है ये संघर्षरत क्षेत्र है, क्योंकि तीन धर्मों का यहाँ पर संगम है और तीनों धर्म जो हैं वो आपस में खूब लड़ते हैं। सच्चाई यही है। सेकुलर सोच ठीक है, हर चीज़ है, मूल में वही चीज़ है। धार्मिक विवाद मूल में वही है, ठीक है। जमीन का भी विवाद है, लेकिन सबसे मूल में जाएंगे तो वही धर्म का ही आपको दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इजराइल की स्थापना और पहला अरब इजराइल युद्ध। 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। ओस्लो समझौता, जिससे शांति प्रक्रिया शुरू हुई 1993, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिली। वर्तमान स्थिति, गाजा और वेस्ट बैंक में हिंसा, बस्तियों का विस्तार, शांति वार्ताओं का ठहराव, और डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद उन्होंने बोला है कि गजा पट्टी को खाली करके हम यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे। अच्छा सा, मतलब गजब ही सोचते हैं वो तो, क्या बोला जाए। भारत पर प्रभाव इसको पढ़ेंगे हम लोग। आर्थिक प्रभाव, तेल आपूर्ति पर असर पड़ा है। भारत की ऊर्जा आवश्यकता जो भारत की है उसका अत्यधिक पूर्ति यहीं से होता है, और वो प्रवासी जो हैं अपने उनके बारे में बता सकते हैं। रणनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, भारत और इजराइल के बीच महत्वपूर्ण रक्षा और तकनीकी सहयोग है। तो अगर हम जिससे हथियार खरीदते हैं उसके अपने ही घर में आग लगा रहेगा तो हमें हथियार वो कैसे बेचेगा। सोचने वाली बात है ना। और हमारी हथियार बनाने की जो कैपेसिटी है वो भी कोई इतनी ज़्यादा तो है नहीं कि हम इजराइल से भी ज़्यादा अच्छे और बड़े स्तर पर हथियार बना लें। तो इसके कारण से हमें क्या होता है, तो हमें रणनीतिक रूप से भी हमारे लिए ये चैलेंज बहुत बड़ा बन जाता है। भारत और इजराइल के बीच मजबूत रक्षा तकनीकी सहयोग है। भारत इजराइल से हथियार, ड्रोन और साइबर तकनीक आयात करता है। 2 बिलियन से अधिक का रक्षा व्यापार है हमारा। संघर्ष के दौरान इजराइल पर भारत का समर्थन अरब देशों के साथ संबंध को प्रभावित कर सकता है। अरब देशों के साथ हमें संतुलन बनाना पड़ता है। कई बार इजराइल को हमने इग्नोर किया है। सामाजिक और मानवीय प्रभाव, प्रवासियों की सुरक्षा। संघर्ष के दौरान मध्य पूर्व में हिंसा फैलने के दौरान भारत को क्या करना पड़ता है, भारतीय लोगों को निकालना पड़ता है। और भारतीय लोगों को निकाल तो लेते हैं, लेकिन हरियाणा से रोजगार के नाम पर इजराइल में बहुत सारे लोगों को हम ले गए हैं कि सबको नौकरी मिलेगी, चलो वहाँ। कहाँ, युद्ध क्षेत्र में। ये न्यूज़ है भाई। और स्थिरता से आतंकी संगठन जैसे हमास, इससे प्रेरित समूह सक्रिय हो सकते हैं। भारत में भी इसका प्रभाव डाल सकते हैं, विशेष रूप से कश्मीर में। कश्मीर में ही क्यों, केरल के एक बड़े सभागार में जो हमास का लीडर है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाषण देने के लिए बुलाया गया, तो ये भी प्रभाव पड़ सकता है। राजनयिक प्रभाव, संतुलन की चुनौती। भारत ने ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया है, लेकिन 1992 के बाद से इजराइल के साथ काफ़ी संबंध हमारे मजबूत हुए हैं। संघर्ष के बढ़ने से भारत को दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है, जिससे उसकी वैश्विक छवि प्रभावित होती है। कई बार वैश्विक मंच पर भी दबाव क्या हुआ है, तो बढ़ जाता है भारत पर। कई बार ऐसा देखा गया है। ऐतिहासिक स्थिति क्या है, तो भारत ने 1947 में फिलिस्तीन विभाजन योजना का विरोध किया था और इजराइल को शुरुआत में मान्यता हमने नहीं दी थी। बाद में इजराइल को हमने मान्यता दी। आज भी हमारा जो फिलिस्तीन इजराइल के बीच में पक्ष है हमारा, वो 2 नेशन को हम सपोर्ट करते हैं। 2 राज्य का जो सिद्धांत है कि एक स्वतंत्र सॉवरेन फिलिस्तीन भी होना चाहिए, स्वतंत्र सॉवरेन इजराइल भी होना चाहिए। आज हम इसको मान्यता देते हैं। शुरुआत में हमने इसको मान्यता नहीं दिया था, इजराइल को भी मान्यता हमने नहीं दिया था। संभावित भूमिकाएं, कूटनीतिक मध्यस्थ, तटस्थ मध्यस्थ के रूप में भारत के दोनों पक्षों के साथ अच्छे संबंध हैं, तो भारत भी अपने यहाँ पर इन दोनों का ओस्लो जैसा समझौता करवा सकता है। बुला करके, बिठा करके, चाय पिला करके बातचीत करवा सकता है। मानवीय सहायता हमने बहुत बड़े स्तर पर दिया है। फिलिस्तीन में कई सारे लोगों को मानवीय सहायता हमने पहुँचाया है। वेस्ट बैंक में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए कई सारी परियोजनाएं भी शुरू की है। आर्थिक सहयोग भी हमारे दोनों देशों के साथ में है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक पहल भी हमारे दोनों देशों के साथ में है। कई सारे फिलिस्तीन और इन सब जगहों के युवा भारत में शिक्षण भी प्राप्त करते हैं। रणनीतिक उपाय, आतंकवाद पर नियंत्रण। इजराइल और अरब देशों के साथ खुफिया साझेदारी बढ़ा करके आतंकी हमलों को, गतिविधियों को रोक सकते हैं हम, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पहल होगा। चुनौती क्या है, सीमित प्रभाव। अमेरिका और रूस जैसे बड़े खिलाड़ियों की तुलना में भारत का प्रभाव काफ़ी बड़े स्तर पर नहीं है, सीमित प्रभाव है अपने। भारत विभिन्न मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम यहूदी के बीच के मुद्दे पर मतभेद भारत की नीति को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स ने हमारे एक्सटर्नल जो रिलेशन है उसको बड़े स्तर पर प्रभावित नहीं किया है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, 2 राष्ट्र का सिद्धांत को भारत ने हमेशा समर्थन किया है और आगे भी करेगा। मैंने आपको तीनों चीज़ पढ़ाया है, कारण, प्रभाव और समाधान। भविष्य क्या हो सकता है इसका,
अमेरिका का आने के बाद क्या कठिन सवाल पूछे जा सकते हैं। एक सवाल ये बन सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से वैश्विक जो व्यवस्था है उसमें क्या परिवर्तन देखा जा रहा है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि यूरोप और अमेरिका के बीच में दूरी बढ़ रही है, अमेरिका और रूस के बीच में नज़दीकी बढ़ रही है, अमेरिका और अरब देशों के बीच में दूरी बढ़ रही है, चीन और रूस के बीच में दूरी बढ़ रही है, और भारत अमेरिका के बीच में भी दूरी बढ़ रही है। अमेरिका क्या हो रहा है, एक तरीके से अपना ही रास्ता अपना रहा है, और बाकी जो पूरी दुनिया की व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्थाएं, वो सब परिवर्तित हो रही हैं। डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। तो इस क्षेत्र में भी डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जब उन्होंने बोला कि गाजा के लोगों को हम मिस्र भेज देंगे और जॉर्डन भेज देंगे, और गाजा पट्टी को खाली करके वहाँ पर अमीर लोगों के लिए हम हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण करेंगे, तो ये क्या है। तो ये आपको लगेगा कि कोई आदमी सस्ता नशा करके, सूखा नशा करके ही बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने इस तरह की बात की है। तो भविष्य अभी क्या होगा ये बहुत ही मुश्किल है बताना, क्योंकि फिर से युद्ध शुरू हो गया उस क्षेत्र में। लेकिन जो भी होगा, अभी तो फिलहाल वहाँ के लोगों को राहत नहीं मिल पा रहा है। कई सारे भारत में भी लोग इस चीज़ के मज़े लेते हैं कि अच्छा है, मर रहे हैं वहाँ पर लोग। जस्ट इमेजिन कि आप जिस घर में बैठे हुए हैं उसके आस पड़ोस में आपको एक बम फटने की न्यूज़ मिल जाए, देन यू रियलाइज़ कि क्या हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, बहुत खुशनसीब हैं हम कि हम भारत में रहते हैं। इस कारण से हम गोली बम बारूद से बहुत दूर हैं। जिस दिन इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि वहाँ भी जो मर रहे हैं वो लोग ही हैं, किसी विशेष धर्म के छोड़िए, लोग हैं, उस दिन आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है वहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा और पढ़िएगा। 71 के लिए तैयारी शुरू कीजिए, अच्छे से पढ़िए, मोटिवेट होकर के पढ़िएगा। धन्यवाद आप सभी का।